सभी को मेरा नमस्ते। बहुत सारे सीकर्स ने नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में जो उनकी स्ट्रगल चल रही है और जो वो दुख उठा रहे हैं उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आप दुख उठा रहे हैं यही दुख नार्सिसिस्ट की सप्लाई है। इसी दुख को वो चाहता है कि आप उठाएं, क्योंकि जितना आप दुखी होंगे उतना ही उसको नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलती है। तो नार्सिसिस्ट की जो सप्लाई है बेसिकली वो आपके दुख से पैदा होती है, वो आपके साइकोलॉजिकल रिएक्शन से पैदा होती है। तो अगर आप दुखी ना हों तो नार्सिसिस्ट को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी और तब नार्सिसिज्म आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। उसका नार्सिसिज्म संदर्भ प्रसंग विहीन हो जाएगा, महत्वहीन हो जाएगा। तो अगर हम दुखी होना बंद हो जाएं तो क्या ऐसा नहीं होगा कि नार्सिसिस्ट हमको नए नए और तरीके निकालेगा दुखी करने के? देखिए, दुखी ना होने का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। दुखी ना होने का मतलब ये है कि हमारे अंदर एक इनर जॉय है। हम एक इनर जॉय, एक इनर प्रसन्नता है, लेकिन हो सकता है कि हम बाहर की परिस्थिति के अनुसार अपना मुंह लटकाए रहें। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी के यहाँ गया और उसके यहाँ किसी की का देहांत हो गया है अगर मान लीजिए, तो वो अपना थोड़ा मुंह लटकाए रहता है, लेकिन मुंह लटकाए रहने के बाद भी हो सकता है कि अंदर उसके किसी प्रकार का कोई तनाव ना हो। तो अंदर हमारे तनाव नहीं होना चाहिए। बाहर कैसा हमारा जैसा ज़रूरी है वैसा चेहरा बनाना ज़रूरी होता है। नार्सिसिस्ट के सामने हो सकता है, अगर वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो ऐसी किसी सीरियस प्रॉब्लम को बता रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगें। ये कहने का मतलब नहीं है प्रसन्न होने का मतलब। प्रसन्न होने का मतलब हमारी इनर स्टेट जो है वो जॉयफुल होनी चाहिए। आंतरिक प्रसन्नता, साइकोलॉजिकल प्रसन्नता हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन बाहर से वैसा ही हम चेहरा दिखाएँ जैसा कि परिस्थिति के अनुसार ज़रूरी है। तो आखिर हम अपने इनर रिएक्शन को कैसे दूर करें? हम कैसे ज़्यादा स्टेबल माइंडेड हों? हम कैसे ज़्यादा नॉन रिएक्टिव हों? इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम सबसे पहले अपने विचारों को, जो नेगेटिव विचार हमारे अंदर उठते हैं, उन नेगेटिव विचारों को हम पहचानें। जब हम नेगेटिव विचारों को अपने पहचान पाएंगे तो नेगेटिव विचारों को पहचानने से हमारे अंदर ये क्षमता धीरे धीरे पैदा होगी कि हम अपने आप को अंदरूनी तरीके से काम महसूस कर पाएँ। बाहर चाहे जैसा भी ज़रूरी हो वैसा चेहरा बनाएंगे, लेकिन अंदरूनी स्तर पर हम ठीक से रह पाएंगे। और नार्सिसिस्ट हमेशा आप अंदर से कैसे हैं इसका पता लगाना चाहता है। और चूंकि उसकी कॉन्शियसनेस हमेशा आउटवर्ड होती है, इसलिए वो तुरंत पता लगा लेगा कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। भले ही बाहर से आप चेहरा लटकाए हुए हों, तो बाहर से चेहरा हम इसलिए लटकाए रहते हैं ताकि हम एक पैसिव सिंपैथी उसको दिखा सकें। अंदर से हम जब काम रहते हैं तो नार्सिसिस्ट इस बात का पता लगाए रहता है, और जैसे ही उसको, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस हमेशा आउटवर्ड होती है, तो पता लगा लेता है। तो जैसे ही उसे ये पता चलेगा कि आप अंदर से लगातार काम रहते ही हैं, तो फिर वो उसका नार्सिसिज्म धीरे धीरे पैसिव होना शुरू हो जाता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होना शुरू हो जाता है, महत्वहीन या इनसिग्निफिकेंट होना शुरू हो जाता है। तो ये हम इनर कंपोजर कैसे बनाए रहें? देखिए, आप इनर कंपोजर बनाए रहें, इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले आप नेगेटिविटी को से अपनी फाइट करें, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी ही नार्सिसिस्ट की का टॉनिक है। आपकी नेगेटिविटी ही नार्सिसिस्ट की सप्लाई है। तो हम कैसे अपनी नेगेटिविटी को दूर करें? नेगेटिविटी को दूर करने का तरीका ये है कि पहले तो आप अपने नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए, कॉपी पे उनको लिख लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर एक नेगेटिव सेल्फ टॉक चलती रहती है हमेशा? तो नेगेटिव सेल्फ टॉक चलती रहती है। किस तरीके की नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है? कि हम किसी काम के नहीं हैं, हम किसी लायक नहीं हैं, हमारा, देखिए नार्सिसिस्ट तो आपको गैस लाइट करने की कोशिश करेगा ही, आपकी रियलिटी को नकारने की कोशिश करेगा ही, लेकिन उसकी वजह से आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स उठ रहे हैं वो आपको रोकना है। तो कैसे नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारे अंदर कैसे चलती है? हम इस तरह, जब नार्सिसिस्ट हमें गैस लाइट करता है, हमारी रियलिटी को नकारता है, तो हमारे अंदर इस तरीके के थॉट्स उठते हैं। हम किसी काम के नहीं हैं, हम किसी लायक नहीं हैं, सही कह रहा है, हम महत्वहीन हैं। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक है। जब ये नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रही हो तो आप तुरंत नोट कर लीजिए कि हाँ, मेरी नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रही है। आप अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को नोट डाउन कर लीजिए। तो ये एक तरीके का थॉट का पैटर्न हो गया कि आपके अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रही है। दूसरा जो थॉट का पैटर्न है वो है कैटास्ट्रोफाइजिंग। नार्सिसिस्ट के साथ ये कैटास्ट्रोफाइजिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है आपके अंदर, मतलब इंड्यूस होती है।
तो किस तरीके के कैटास्ट्रॉफिक थॉट्स हमारे अंदर चलते हैं, जैसे नार्सिसिस्ट ने अगर हमारे नार्सिसिस्ट की मौजूदगी में हमारे अंदर इस तरीके की फीलिंग उठती है, इस तरीके के थॉट्स उठते हैं कि हम इसके सामने आज ठीक तरीके से बिहेव नहीं कर सके, इस तरीके से हम ठीक तरीके से एक्ट नहीं कर सके, जैसा मैंने प्लान किया था वैसा हम बिहेव नहीं कर सके, तो अब सब कुछ बर्बाद हो गया, अब सब कुछ ख़त्म हो गया। कैटास्ट्रोफाइजिंग थिंकिंग का पैटर्न ये है कि कोई भी छोटी सी गलती भी हो गई तो हमें ऐसा लगेगा सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर इस तरीके से उठते हैं ख्याल कि छोटी सी कोई गलती हो गई तो उससे ऐसा गिल्ट आपके अंदर उठ रहा है जैसे सब कुछ तबाह हो गया? तो इसका मतलब ये कैटास्ट्रोफाइजिंग थिंकिंग है। तो इसको लिख लीजिए कि ये कैटास्ट्रोफाइजिंग थिंकिंग है, इसे पैटर्न को नोट कर लीजिए जब इस तरीके की आपके अंदर थॉट पैटर्न आए। फिर एक तरीके की जो पैटर्न होता है उसे कहते हैं माइंड रीडिंग। साइकोलॉजी ने हमको ये पैटर्न बताए और इन सब पैटर्न्स बहुत रियलिस्टिक हैं, इन्हें हमें नोट डाउन करना चाहिए, अपने अंदर ऑब्जर्व करना चाहिए, यही तो इसी को तो कहते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन। तो माइंड रीडिंग क्या है? हम दूसरे को देखते हैं, दूसरे की शक्ल, और वो देखते ही शक्ल देख जा बता देते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा हो। तो हम ये अगर दूसरे का शक्ल देखते ही हम तुरंत ये बता देते हैं कि वो तो यही सोच रहा होगा कि हम किसी काम के नहीं हैं, वो तो यही सोच रहा होगा कि हम मूर्ख हैं, वो तो यही सोच रहा होगा कि हम जो है अक्षम हैं, वो तो यही सोच रहा होगा कि हम इनकॉम्पिटेंट हैं। इसका मतलब ये कहलाता है माइंड रीडिंग बेस्ड थॉट। दूसरे ने हमसे ये कहा नहीं है कि आप अक्षम हैं, दूसरे ने हमसे ये कहा नहीं है कि हम इनकॉम्पिटेंट हैं, हम पहले ही उसके माइंड को रीड कर लेते हैं। तो कहीं आपके अंदर इस तरीके के माइंड रीडिंग से जुड़े हुए थॉट्स तो नहीं इंड्यूस होते हैं? आप माइंड रीडिंग लिख लीजिए पहले ये इसको लिख लीजिए माइंड रीडिंग को। फिर हमारे अंदर एक दूसरे तरीके की थिंकिंग उठती है नार्सिसिस्ट की मौजूदगी में, उसे वो कहलाती है ऑल और नथिंग थिंकिंग। ये ऑल और नथिंग थिंकिंग क्या है? ऑल और नथिंग थिंकिंग ये है कि भाई अगर हमारे अंदर इस तरीके की बात हमें लगती है कि आज अगर इस व्यक्ति ने मेरी बात नहीं मानी तो इसका मतलब अब रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। आज अगर इस व्यक्ति ने मुझे प्रेम नहीं दिया तो इसका मतलब रिलेशनशिप का आप कोई अस्तित्व तो नहीं बचा। ये ऑल और नथिंग, या तो सब कुछ हो जाएगा या फिर कुछ नहीं होगा, ये कहलाती है ऑल और नथिंग थिंकिंग। तो आपको कहीं ऐसा तो नहीं है आपके अंदर ऑल और नथिंग थिंकिंग का ये पैटर्न आपके अंदर उठता है? नोट डाउन कर लीजिए। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो आपकी कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, आपने ये एक्सपेक्ट किया है कि आज आपकी ये अपेक्षा है और ये अपेक्षा आज चूँकि पूरी नहीं हुई तो ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए अब ख़त्म हो गया, ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए डैमेज हो गया। तो अगर इस तरीके की आपके अंदर थिंकिंग उठती है तो इसका मतलब ऑल और नथिंग थिंकिंग का पैटर्न आपके अंदर है। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ओवर जनरलाइजेशन है आपकी थिंकिंग के अंदर? ओवर जनरलाइजेशन का एक की वर्ड है, वो है हमेशा। जैसे आप ये अपने अंदर सोचें कि मैं तो हमेशा ही चीज़ों को गड़बड़ कर देता हूँ, मुझसे तो हमेशा ही गलती हो जाती है, मैं तो हमेशा ही हार जाता हूँ, मैं तो हमेशा ही इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति की तरीके से आखिर में साबित हो जाता हूँ। तो इसका मतलब आपने अपनी सिचुएशन को ओवर जनरलाइज कर दिया। तो अगर आप इस तरीके की हमेशा वाली थिंकिंग से अपने आप को ओवर जनरलाइज करते हैं, नोट कर लीजिए कि हम ओवर जनरलाइजेशन कर रहे हैं। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पर्सनलाइजेशन बेस्ड थिंकिंग आपके अंदर है? ये सब थिंकिंग पैटर्न्स हैं, इन थिंकिंग पैटर्न्स को नोट कीजिए। ये सब नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स हैं और इन थिंकिंग पैटर्न्स को हम कहते हैं ऑटोमेटिक पैटर्न। ये अपने आप चलते हैं, ये हमारी सर्टेन कोर बिलीफ्स हैं, उन कोर बिलीफ्स से ये थिंकिंग पैटर्न्स पैदा होते हैं। तो पर्सनलाइजेशन क्या है? पर्सनलाइजेशन बेस्ड थिंकिंग वो है कि हम हर चीज़ के लिए स्वयं को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि ये व्यक्ति अगर इस तरीके से हमेशा नाराज़ रहता है, मेरा नार्सिसिस्टिक पार्टनर हमेशा नाराज़ रहता है, तो इसके पीछे मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी ही गलती है। अगर आज ये कोई काम बिगड़ गया है तो इसके पीछे मैं ही रिस्पॉन्सिबल, मेरी ही गलती है कि ये काम बिगड़ गया। तो हर चीज़ के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाना, हर चीज़ को अपने ऊपर ले लेना, दुनिया के हर दोष के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना, ये कहलाता है पर्सनलाइजेशन बेस्ड थिंकिंग। आप नोट कर लीजिए कि ये पर्सनलाइजेशन बेस्ड थिंकिंग को आप नोट कर लीजिए। सारे तरीके के थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं, जो थिंकिंग पैटर्न्स हमारे अंदर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस लाते हैं, यानी हमारे माइंड को डिस्टॉर्ट करते हैं, हमारे माइंड को विक्षेपित कर देते हैं। तो उसमें से एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है,
उसे हम कहते हैं फ़िल्टरिंग। फ़िल्टरिंग जैसे चाय की पत्ती हम जब छानते हैं तो चाय की पत्ती अलग हो जाती है, चाय नीचे चली जाती है। वैसे ही कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी थिंकिंग का छानने का तरीका इस तरीके से है कि हम पॉजिटिविटी को हटा के फेंक देते हैं, सिर्फ नेगेटिविटी को स्वीकार कर लेते हैं। तो जो फ़िल्टरिंग जिसके अंदर है उसके जीवन में कोई पॉजिटिविटी की बात को तो वो अलग ही कर देता है। थॉट्स में सिर्फ नेगेटिविटी चलती है, हम तो असफल ही होंगे, हमारा जीवन तो निराशाजनक ही है, इस तरीके की नेगेटिविटी ही सिर्फ चलती है, क्योंकि पॉजिटिविटी को तो आपने फ़िल्टर आउट कर दिया है। तो ये एक पैटर्न है। अगर ऐसा पैटर्न चलता है, निराश ना होइए, घबराइए नहीं, आप नोट डाउन बस कर लीजिए। फिर आपके अंदर दूसरे तरीके का जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है वो है पोलराइज्ड थिंकिंग। पोलराइज्ड थिंकिंग का मतलब क्या है? जैसे काले और सफ़ेद में सिर्फ सोचना, ब्लैक एंड वाइट में थिंकिंग, बीच का कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। सिर्फ या तो सब कुछ ठीक है या फिर हम सब कुछ खराब है। अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो सब कुछ खराब है, इसका मतलब। तो इस तरीके की थिंकिंग अगर हमारे अंदर है तो इसका मतलब पोलराइज्ड थिंकिंग है। जैसे हम इस तरीके से कहें कि आज मैं इसकी बात नहीं मान सका, तो अगर चूंकि आज मैं इसकी बात नहीं मान सका इसलिए अब ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। तो आज मैं बात नहीं मान सका इसलिए रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, ये पोलराइज्ड थिंकिंग है। इसमें या तो सब कुछ ठीक हो जाएगा आज की घटना से, या सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो कोई बीच का स्थान नहीं है। तो अगर इस तरीके की पोलराइज्ड थिंकिंग हमारे अंदर थिंकिंग पैटर्न है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। या फिर इस तरीके की थिंकिंग हमारे अंदर हो सकती है कि हम जो है इमोशनल रीजनिंग बेस्ड हमारी थिंकिंग हो। अगर हम लॉजिक या फैक्ट के आधार पर हम रीज़न नहीं करते हैं, बल्कि हम इमोशंस के आधार पर करते हैं। जैसे हम कहें इस व्यक्ति ने मुझसे प्रेम से नहीं बोला इसलिए ये व्यक्ति असफल हो जाएगा। तो हमने क्या काम किया, एक इमोशनल रीजनिंग बना ली कि ये व्यक्ति चूंकि प्रेम से मुझसे नहीं बोलता इसलिए ये कभी सफल नहीं हो पाएगा, या ये व्यक्ति मैं इससे प्रेम से आज नहीं बोल सका इसलिए मैं आज मेरा दिन बर्बाद हो जाएगा, या आज मैं जो प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकेगा। ये इमोशनल रीजनिंग बेस्ड थिंकिंग है। तो अगर ऐसा कोई थिंकिंग का पैटर्न है तो आप ज़रूर नोट कीजिए और उसको आप लिख लीजिए। फिर कहीं आप ऐसा तो नहीं करते हैं कि आप शुड स्टेटमेंट्स को आप यूज़ करते हैं। शुड स्टेटमेंट्स बेस्ड थिंकिंग अगर आपके अंदर है तो फिर भाई आप अपने ऊपर बहुत ही अनरियलिस्टिक जो है एक्सपेक्टेशंस अपने ऊपर भी लागू करेंगे, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस दूसरे के ऊपर भी, और अनरियलिस्टिक जगत के ऊपर भी आपकी वर्ल्ड व्यू भी आपका अनरियलिस्टिक हो जाएगा। तो आप अगर शुड स्टेटमेंट्स के आधार पर बात करते हैं, तो सोचते हैं, तो उसको भी नोट कर लीजिए। शुड स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं? जैसे हम कहें, उदाहरण मैं आपको दूं अगर, तो वो कुछ इस तरीके की बात होगी कि भाई सबको हमेशा सच बोलना चाहिए, सबको हमेशा, इस व्यक्ति को हमेशा सच बोलना चाहिए। तो अब कोई व्यक्ति हमेशा सच नहीं बोल सकता, क्योंकि भाई ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ वीकनेसेस हैं, उसके अंदर विल पावर नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि सबको सच बोलना चाहिए, ये मान करके ही चलते हैं। ये हमारा बिलीफ सिस्टम है कि सबको हमेशा सच बोलना चाहिए, सबको हमेशा करेजियस होना चाहिए, सबको हमेशा मॉरलिस्टिक होना चाहिए। तो जब हम इस तरीके के चाहिए शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब हम जीवन के ऊपर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को लाद रहे हैं। तो आप लिख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो है दूसरे के ऊपर हमेशा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ला देते हैं, शुड स्टेटमेंट्स के द्वारा थिंक करते हैं, शुड स्टेटमेंट बेस्ड थॉट्स आपके अंदर चलते हैं। लिख लीजिए इसको। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कंक्लूजन्स पे जंप कर जाते हैं। थॉट्स आपके ऐसे हैं कि जैसे कि जंपिंग टू कंक्लूजन बेस्ड थॉट्स हैं आपके। जैसे जंपिंग टू कंक्लूजन बेस्ड थॉट्स किस तरीके के हो सकते हैं? जैसे मैं कहूँ कि ये आदमी जो है सही आदमी नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले से ही जानता हूँ कि ये सही नहीं है क्योंकि इसकी शक्ल ऐसी। तो मैंने शक्ल देख के ही कंक्लूजन निकाल दिया। हाफ बेक्ड इंट्यूशन के आधार पर मैंने एक ओपिनियन बना दी। ये तो ऐसे कपड़े पहने हुए है, ये इनकॉम्पिटेंट है, ये तो इस तरीके से बात कर रहा है, इस तरीके से दबी आवाज़ में बात कर रहा है, ये चोर है। तो मैंने एक कंक्लूजन निकाल दिया तुरंत, बिना किसी एविडेंस के, लॉजिक के आधार पे मैं कंक्लूजन निकाल देता हूँ दूसरे के बगैर। तो अगर आपके अंदर इस तरीके से जंपिंग टू कंक्लूजन वाला थॉट पैटर्न है, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। इन सारे पैटर्न्स को नोट डाउन कर लीजिए। ऑटोमेटिक थॉट्स जो आपके अंदर चलते हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आपके अंदर हैं,
कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बेस्ड थॉट्स हैं उनको नोट कर लीजिए, कागज़ पर नोट कर लीजिए। इस तरीके से आप अपने अंदर का एक एक्सरे निकाल पाएंगे और तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कुछ कोर बिलीफ्स हैं। वो कोर बिलीफ्स इस तरीके के ऑटोमेटिक थॉट्स और इस तरीके के डिस्टॉर्शंस के लिए जिम्मेदार हैं। अपनी कोर बिलीफ्स को नोट डाउन करिए, क्योंकि आपकी कोर बिलीफ्स जो हैं वो आपके कॉग्निटिव जो डिस्टॉर्शंस हैं उनके लिए जिम्मेदार हैं, आपके थॉट पैटर्न्स के लिए जिम्मेदार हैं। अभी आप कुछ करिए नहीं, बस सिर्फ आप नोट करिए, अपने माइंड का आप एक्सरे निकालिए पहले, उसका एक सेल्फी लीजिए ताकि आप उसको समझ सकें कि माइंड में आपके चलता क्या है। तो बिलीफ किस तरीके की है आपके अंदर, नोट डाउन कीजिए कि कहीं आपका बिलीफ सिस्टम इस तरीके का नहीं है कि आप अपने अंदर अनकंडीशनल वर्थलेसनेस आपके अंदर हो कि हम तो भाई कुछ भी कर लें हम तो असफल ही रहेंगे, हम तो कुछ भी कर लें, चाहे कुछ भी हम अचीवमेंट कर लें हम तो असम्मानित ही होंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी वर्थलेसनेस को लेकर के आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम आपने अंदर बना रखा है कि आप किसी काम के नहीं हैं। ये इसको अब नोट डाउन कर लिए। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने एक ऐसा बिलीफ सिस्टम बना लिया है कि आप दूसरे के ऊपर हमेशा डिपेंड रहेंगे, या दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा लगता है कि दूसरे की आपको ज़रूरत है लेकिन आपकी ज़रूरत किसी को नहीं है। क्या इस तरीके का तो आपने कोई बिलीफ सिस्टम नहीं बना लिया है? अगर बना लिया है आप तो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसकी ज़रूरत दूसरे को ना हो। आपकी ज़रूरत दूसरे को है, इसीलिए आप उस जगह पे हैं जहाँ आप हैं। तो आपने अगर कहीं ऐसा तो बिलीफ सिस्टम नहीं बना रखा है कि आपको लगता है कि दूसरे की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो आप बस कागज़ पे इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने अंदर एक बिलीफ सिस्टम बना लिया है कि आप हेल्पलेस हैं पूरी तरीके से, आपकी कोई मदद नहीं करेगा, आप पूरी तरीके से अकेले हैं। नोट डाउन कर लीजिए इस बिलीफ सिस्टम को। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर एक फॉल्टी बिलीफ सिस्टम ये है कि आप जो है वो अबैंडन कर दिए जाएंगे, अबैंडनमेंट से रिलेटेड आपके अंदर बिलीफ सिस्टम है कि आपको छोड़ देंगे, आपका कोई साथ नहीं देगा, आप परित्याग कर दिया जाएगा। आप लिख लीजिए अपने इस बिलीफ सिस्टम के बारे में। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर आपके अंदर कोई इस तरीके का बिलीफ सिस्टम है कि परफेक्शनिस्टिक बिलीफ सिस्टम तो नहीं, परफेक्शनिज्म के ऊपर तो बेस्ड बिलीफ सिस्टम नहीं। ये परफेक्शनिज्म से जुड़ा हुआ जो बिलीफ सिस्टम है बहुत खतरनाक होता है ये। इसमें आप 50 तरीके के अपने बारे में रीज़न देते हैं। जैसे अगर आप एक होम मेकर हैं तो आप ये कहेंगे कि हम तो भाई जॉब नहीं कर रहे हैं, तो हम जब चूँकि जॉब नहीं कर रहे हैं इसलिए हमको कोई थोड़ी रिस्पेक्ट मिल सकती है। या आप जब जॉब कर रहे हैं तो आप कहेंगे भाई हम तो होम मेकर नहीं है तो हमें थोड़ी रिस्पेक्ट मिल सकती है। तो जिसका परफेक्शनिस्ट बिलीफ सिस्टम होता है वो ये सोचता है कि जब हम सब कुछ हो जाएंगे तभी हमको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तभी हमें राइट टू लाइफ होगा, राइट टू लिव होगा, जब हम सब कुछ हो जाएंगे, और सब कुछ कोई हो नहीं सकता। तो ये एक फॉल्टी बिलीफ सिस्टम है कि हम होम मेकर हैं इसलिए हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए, ये या हम जो है नौकरी कर रहे हैं लेकिन हम घर नहीं संभाल पा रहे हैं इसलिए हमको जो है रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए। तो ये परफेक्शनिस्ट बिलीफ सिस्टम अगर हमारा है कि हमें कुछ हम कंडीशन लगाते हैं कि जब हम परफेक्ट हो जाएंगे तभी हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, लेकिन चूंकि हम परफेक्ट नहीं हैं इसलिए हमको रिस्पेक्ट हम डिज़र्व नहीं करते हैं, राइट टू लाइफ डिज़र्व नहीं करते हैं। अगर ऐसा आपके अंदर बिलीफ सिस्टम है उसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो आपने अपने लिखा हुआ है अपने बिलीफ सिस्टम के बारे में थोड़ा सा, और अपने जो आपके ऑटोमेटिक थॉट्स हैं उनके बारे में जो आपने लिखा है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के बारे में आपने जो लिखा है, ये आपका बहुत वैल्यूएबल इंसाइट है। अब इसी के आधार पे अपने माइंड को के आर्किटेक्चर को आप चेंज कीजिए, यानी आप अपनी मेंटल रीस्ट्रक्चरिंग कीजिए, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे? सबसे पहले आपके अंदर जो भी आपने ये बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ है, आप देखिए कि लाइफ कैसे इस बिलीफ सिस्टम को ऑब्जर्व कीजिए कि आपका ये जो बिलीफ सिस्टम है इसको क्या लाइफ कभी चैलेंज कर रही है।
तो आप पाएंगे कि आपको बहुत से ऐसे सबूत मिलेंगे कि आपके बिलीफ सिस्टम को लाइफ चैलेंज कर रही है। फॉर एग्जांपल, कल आपने ये सोचा था कि अगर आपसे ये गलती हो गई तो दुनिया समाप्त हो जाएगी, लेकिन आपने देखा कि आज दुनिया समाप्त नहीं हो रही है। तो ये एक एविडेंस है। एविडेंस को लिख लीजिए, इससे अपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज कीजिए। आपने ये महसूस किया था कि आप जो है हमेशा आपकी गलती होती है हर चीज़ में, लेकिन आपको पता चला कि दूसरे लोगों की भी गलती है। तो ये आपको एक एविडेंस मिली, तो आप इससे अपने इस बिलीफ सिस्टम को चैलेंज कीजिए। या आपको लगता है कि भाई आपने जो है आज का दिन आपका बहुत ही कठिन है कट पाना, क्योंकि आज बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपने देखा कि आज का दिन तो शाम हो गई, अच्छे तरीके से कटा। मुसीबतें थी लेकिन वो उसको सॉल्व करने में भी लोग आ गए। यानी आपका ये जो बिलीफ सिस्टम है कि रोज़ मेरा दिन नहीं कटेगा, इसको रोज़ ही ये कट जाता है, तभी आज आपकी उम्र इतनी हुई है जितनी है, और तभी ये दुनिया चल रही है। तो इस तरीके से एविडेंस और लॉजिक के आधार पर अपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज कीजिए, अपने थॉट पैटर्न को चैलेंज कीजिए। आप ये जानिए कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया में अच्छा और बुरा दोनों है, गलती और सही दोनों है। एक ही चीज़ नहीं हो सकती दुनिया में कि हर चीज़ में आप ही सिर्फ गलत हो, दूसरा पूरी तरीके से सही हो। अगर दूसरा हमेशा सही होगा तब तो देवता हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अच्छा सही, काला सफ़ेद, सब कुछ मिडिल एक्सट्रीम सब इस दुनिया में है। तो कोई एक चीज़ के ऊपर आधारित आप बिलीफ सिस्टम नहीं बना सकते, किसी एक एक्सट्रीम के ऊपर आधारित नहीं बना सकते। तो ये है लॉजिक। एविडेंस क्या है, ये देखिए कि लाइफ किस तरीके से आपके बिलीफ सिस्टम को तोड़ती है, उसे ऑब्जर्व कीजिए। जब आप पाएंगे तो सबूत इकट्ठा कीजिए कि लाइफ कैसे आपके रोज बिलीफ सिस्टम को तोड़ती है। उन सबूतों को इकट्ठा करके अपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज कीजिए लॉजिक और एविडेंस के आधार पे। इस प्रकार अपने बिलीफ सिस्टम को, फॉल्टी बिलीफ सिस्टम को, फॉल्टी थॉट पैटर्न्स को चैलेंज करने को हम कहते हैं कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। और इस प्रकार आप अपने कॉग्निटिवली रिस्ट्रक्चर कीजिए, अपने माइंड के आर्किटेक्चर को आप चेंज कीजिए। फिर आप जरा बैलेंस्ड ओवरव्यू लीजिए लाइफ का। लाइफ का बैलेंस्ड ओवरव्यू लेने का मतलब क्या है कि हम ये जानते हैं कि भाई काले के साथ सफ़ेद भी है, लाइफ ब्लैक नहीं है, लाइफ वाइट नहीं है, लाइफ ग्रे है। लाइफ में हर तरीके की चीज़ें होती हैं। लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो वो डिफ़िकल्टीज़ हमेशा नहीं रहती हैं, डिफ़िकल्टीज़ चेंज होती हैं। तो आप ये देखिए कि आप हैं तो आपकी कुछ ज़रूरत है इसलिए आप हैं, दूसरा व्यक्ति की भी ज़रूरत है, आपकी भी कुछ ज़रूरत है। जो कुछ आप कर सकते हैं उतना आप कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी कोई गलती नहीं है, आपके पास राइट टू लाइफ है। क्यों आपको जीने का अधिकार है, क्यों आपको सम्मान से जीने का अधिकार है? क्योंकि आप कोई अपनी मर्जी से तो इस जीवन में आए नहीं, भगवान ने आपको इस जीवन में भेजा है। सबको भगवान ने ही भेजा है, सबको जीने का अधिकार है। तो इस प्रकार जब हम सोचते हैं तो हम एक बैलेंस्ड व्यू लाइफ के बारे में सोच पाते हैं और अपने आप को वर्थलेस और गैर जरूरी नहीं समझते हैं। तो इस प्रकार हमारी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग होती है, हमारे माइंड का पैटर्न धीरे धीरे चेंज होता है। फिर आप कोपिंग मैकेनिज्म्स भी कुछ डेवलप करिए कि लाइफ में तो अच्छा बुरा चलता ही रहता है। अगर आज अच्छा नहीं रहा तो कल बुरा, आज अगर बुरा है तो कुछ दिन बाद ये बुरा ख़त्म होगा, अच्छा भी आएगा, ये भी गुजर जाएगा। इस तरीके से कुछ कोपिंग मैकेनिज़म्स अपने अंदर डेवलप कीजिए। और लाइफ को लेकर के एक एक्सेप्टेंस अपने अंदर पैदा कीजिए कि हाँ भाई, अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से जब आप एक्सेप्ट करेंगे, बैलेंस्ड व्यू रखेंगे, अपने बिलीफ सिस्टम और अपने थॉट पैटर्न्स को लॉजिक और एविडेंस के आधार पर चैलेंज करेंगे, तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपका जो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग शुरू हो गई, आपका माइंड चेंज होना शुरू हो गया और आप ज़्यादा कॉन्शियस और ज़्यादा अवेयर होना शुरू हो गए। फिर इसके साथ साथ कुछ हमें बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स भी करने पड़ते हैं। वो क्या बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स हैं? वो बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स ये हैं कि आपने जो नई बिलीफ बनाते हैं, उन नई बिलीफ को भी लाइफ के अनुसार आप थोड़ा लाइफ में ले जा कर के टेस्ट कीजिए। जैसे मैं आपको कहूँ कि मुझे ये लगता है कि मैंने आज अपने अंदर एक नई बिलीफ बनाई कि मैं वर्थलेस नहीं हूँ, मैं भी कुछ काम कर सकता हूँ। ये बिलीफ मैंने बनाई। उसके बाद मैं इस बिलीफ सिस्टम के साथ लाइफ में उतरा, लाइफ में अपनी इस बिलीफ को टेस्ट किया, तो पता चला कि लाइफ तो मेरी बिलीफ को सपोर्ट कर रही है, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो जब मैं ये चीज़ कर सकता हूँ तो इसका मतलब मेरी जो नई बिलीफ है, जो राइट बिलीफ है, इसको सपोर्ट मिला। तो लाइफ के बिहेवियर में जब अपनी सही बिलीफ्स को डालते हैं तो उन्हें भी टेस्ट कीजिए। तो लाइफ जब उनको फेवर में उनके एविडेंस देगी तो इससे आपकी वो बिलीफ मजबूत होगी, आपको सपोर्ट मिलेगा।
फिर दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम थोड़ा सा जिन चीज़ों से डरते हैं उन चीज़ों में भी अपने आप को थोड़ा सा डालिए। जैसे कि नार्सिसिस्ट के आने पर आप एकदम से फ्रीज़ हो जाते हैं, मान लीजिए उदाहरण दे रहे हैं, सिर्फ फ्रीज़ हो जाते हैं, तो आप फ्रीज़ रहिए, लेकिन उस फ्रीजिंग में आप नोट करिए कि हाँ आप फ्रीज़ हो गए। फ्रीज़ में ज़रा धीरे धीरे अपने आप हाथ को आगे बढ़ाइए, फिर आपने पैर को हिलाइए। तो अपने हाथ पैर को जब आप हिला पाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अरे नहीं, आप फ्रीज नहीं होते। आपको ऐसा लगता है साइकोलॉजिकली कि आप फ्रीज हो गए, लेकिन आप अपने हाथ पैर को मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पाएंगे कि आप अपने जो भी फियरफुल सिचुएशंस हैं उन फियरफुल सिचुएशन में धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे। धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कुछ डरने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, बेवजह आप डरते थे। तो जब आप ऐसे देखेंगे तो आपका फियर भी खत्म होगा, क्योंकि आप अपने फियर को फेस कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ हमें अपने पॉजिटिव एफर्मेशंस भी रखने चाहिए। पॉजिटिव एफर्मेशंस क्या हैं? हमें अपने बारे में अच्छी बातें कहनी चाहिए, अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। जब भी हम कभी सफल हों तो उसे नोट डाउन करना चाहिए, और हमें याद रखना चाहिए कि हम तो इन सिचुएशन में सफल हुए हैं, हमने ये काम सफलतापूर्वक किए हैं, हमने ये चैलेंजेस फेस किए हैं, हमने ये हॉबीज़ को ठीक से किया है, तो मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, मैं एक सही व्यक्ति हूँ, मैं हर काम कर सकता हूँ। इस तरीके के जो पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं, ये पॉजिटिव एफर्मेशंस हमारी सेल्फ स्टीम को भी डेवलप करने का काम करते हैं। ये पॉजिटिव एफर्मेशंस हमको मोटिवेट करने का भी काम करते हैं, और ये हमको ऐसा नहीं है कि ये हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में भी पुश होने से बचाते हैं। तो ये कुछ बिहेवियरल चेंजेस भी हमको अपने अंदर टेस्ट करने पड़ेंगे बिहेवियरल सिचुएशंस में, एफर्मेशंस के द्वारा, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में, फियरफुल सिचुएशंस में एक्ट करने के द्वारा, और अपने नई बिलीफ सिस्टम्स को टेस्ट करके हम जो है कुछ अपने बिहेवियरल सिस्टम्स में अपने आप को डाल करके भी अपने नए बिलीफ सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और इसी के साथ साथ हमें अब जॉब भी करते रहना है। जैसे मैंने जॉब का लिंक दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जॉब कैसे करना है इसको सीखेंगे। ये एक स्पिरिचुअल टेक्निक है, ये स्पिरिचुअल टेक्निक लगातार चलेगी, स्पिरिचुअल टेक्निक भी चलाते रहेंगे और ये सब चीज़ें भी करते रहेंगे, तो आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे हैं इंटरनली। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर स्ट्रांग अपनी स्ट्रेंथ का बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन करें, अंदर से स्ट्रांग बने रहिए, बाहर से जैसी सिचुएशन आए वैसे अपने आप को दिखाते रहिए, और इस तरीके से अपनी सेल्फ ग्रोथ की जर्नी पर लगातार आगे बढ़ते रहिए, और धीरे धीरे आप सफल हो जाएंगे।